Let's read some new topic on Excel classes. Hey guys, hi. This is Abhishek sir, teacher of Excel classes. तो बच्चों आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस लॉकडाउन की स्थिति में पढ़ना या पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो चुकी है। फिर भी हमने एक कदम यूट्यूब पे एक नया चैनल बना करके अपने कोचिंग के नाम से ही आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही डीप से और बारीकी से न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल भी देंगे। यहाँ तक बच्चों अगर आपको कोई PDF वगैरह प्रोवाइड करना हो जिसमें आपका नोट बना हो, वो आपको नोट भी मिल जाएगा और बहुत ही बेहतर और शॉर्ट लैंग्वेज में मिलेगा। तो बच्चों आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होता। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी के वजह से ही पॉसिबल है, तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा करके और बारीकी से बहुत ही शॉर्ट वीडियो आपको बना के दूंगा और उसमें आप आसानी से बढ़िया तरीक़ा से बेहतर समझ पाएंगे। हम दूसरे टीचर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा अपना है और अब मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँगा। और उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे हम जिक्र इसलिए किए हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट इधर उधर भी आते हैं जिस पर हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन अगर आपको कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम आज वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। इससे पहले हम आपको बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग बच्चे क्लास में यानी 5-6 में कुछ हद तक पढ़े थे। जैसे एक सूखी हुई कंघी को बाल में रगड़ते थे तो उस पर क्या होता था कि कुछ चार्ज आ जाता था, जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी। इसी तरह से रेशम के कपड़े पे भी ग्लास रॉड यानी शीशा के जो ग्लास रॉड होता है उससे अगर रबिंग करते थे उस पर भी चार्ज आ जाता था। तो ये क्यों पॉसिबल था? इसका पॉसिबल होने का एकमात्र कारण है वो है हमारा डायरेक्टली कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यानी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने का। स्थानांतरण को इंग्लिश में ट्रांसफ़र कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होती है जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो इलेक्ट्रॉन के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आने जाने को ही चार्ज कहा जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को नॉर्मली हमारा जो है 2 भाग में ड्राइव करते हैं, मतलब 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, या फिर अभी बताएं जो रेशम के कांच वाला वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग का मेन टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट है। तो चलिए कर लेते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले आप लोगों को हमारे चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट, हमारा जो इलेक्ट्रिक चैप्टर है उसे। इससे पहले हम लोग का एक माय डियर स्टूडेंट्स एक टैग रखे हुए हैं कि माय डायरेक्शन प्लस योर लेबर बराबर बेस्ट रिजल्ट। कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ हमारे मेहनत करने से कुछ नहीं हो सकता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप अपना रिजल्ट को बेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे मैं बता रहा हूँ यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर आप सावधानी से पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए, तभी आपका बेस्ट रिजल्ट हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर कहीं सफल होना होगा तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत ही मेन रखती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ ऐसे पढ़िए या जो भी है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले हम कुछ फार्मूला का यहाँ पे कलेक्शन दे चुके हैं। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो तो ये फार्मूला से रख सकते हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का फार्मूला है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब क्या होता है वो जस्ट नीचे हम लोग जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक I = Q/T, W = V×Q, V = R है। ये सारा का सारा फार्मूला जो है आपका इस चैप्टर में यूज होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत फार्मूला का एक जगह कलेक्शन कर दिया है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा सबसे पहले आता है विद्युत आवेश। अब बात रही कि पहले विद्युत आवेश होता क्या है। तो विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर विद्युत आवेश की बात करें तो ये क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। यानी ये हम जो देख रहे हैं आवेश जो लिखा हुआ है इसी को चार्ज कहते हैं। तो सिंपल डिफाइन किया हम कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है। अर्थात यदि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जाता है जिसकी वजह से उसमें क्या होती है, आवेश उत्पन्न होता है। उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखिए कि इसमें क्या दिया गया है नोटा बोर्ड में कि आवेश को हम लोग प्रायः क्यू से लिखते हैं। यानी आवेश को जो है वो क्या चीज़ से लिखा जाता है, क्यू के द्वारा। क्यू से आवेश होती है। और आवेश का मतलब अभी बता दिए हैं कि आवेश चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे जाती है उसी को हम लोग कहते हैं आवेश। आवेश हमको पढ़ना इलेक्ट्रिक के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो आवेश का पहले हम लोग जान लें कि SI मात्रा क्या होता है। तो आवेश का SI मात्रा कूलम्ब या फिर इसी को कूलाम भी कहा जाता है। यानी इसको नॉर्मली हम लोग किससे लिखते हैं, सी से लिखा जाता है। यहाँ पे हमने लिखना भूल गया था कि कूलम्ब को सी से लिखा जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। तो स्वाभाविक है प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 ही रहेगा, लेकिन ऋण आवेश के जगह पे धन आवेश होगा, यानी कि निगेटिव चार्ज की जगह पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। उससे पहले बच्चों यहाँ पे एक विद्युत आवेश का प्रमुख गुण है। ये सब हमारा उतना ज़रूरत का नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। तो विद्युत आवेश में क्या है, तो विद्युत आवेश दो प्रकार का होगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो मान लो अगर दो गो प्लस चार्ज है, अगर दो मेरा प्लस चार्ज है तो ध्यान रखिए दोनों प्लस चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल मतलब कि एक दूसरे को नज़दीक आने नहीं देगा। लिखा गया है कि समान आवेश, दूसरा वाला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब एक दूसरे को हटाता है। या फिर दोनों का दोनों माइनस माइनस भी रहेगा तो भी एक दूसरे को हटाएगा। लेकिन अगर ये एक माइनस और एक प्लस हो, ठीक है, यदि एक माइनस और एक प्लस होगा तब क्या करेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका सबसे खास गुण है कि समान आवेश एक दूसरे को हटाता है और असमान आवेश एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी हमने बता दिया कि दो प्रकार क्यों, तो एक होगा हमारा पॉजिटिव और दूसरा होगा निगेटिव। तो सिंपल बात है कि धन आवेश, तो प्रोटॉन को धन आवेश कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक चैप्टर 4 में क्लास 9th में पढ़े थे परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग देखे थे कि उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन होता था, प्रोटॉन होता था, न्यूट्रॉन होता था। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो चारों तरफ घूमती थी, उसके ऊपर माइनस चार्ज होता था। प्रोटॉन उसके बीच में होती थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता था। और न्यूट्रॉन जो है चार्ज लेस होता है, यानी उदासीन होता था, उसके ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करें धन आवेश का मतलब कि प्रोटॉन को हम लोग धन आवेश कहते हैं, और ऋण आवेश का मतलब सिंपल बात है इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश कहते हैं। उससे पहले ये सब छोटी छोटी बातें हैं कि याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो स्वाभाविक है प्रोटॉन पे भी उतना ही होगा, -19 कूलम भी होगा, ठीक है। और ये जो फार्मूला है हमारा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि Q बराबर NE, जहाँ पे आपको लिख दिए हैं यहाँ पे कि Q का मतलब कुल आवेश, N का मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, और E का मतलब ये वैल्यू जो है E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 यही होता है। तो बच्चों इस पर एक NCERT का एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि एक कूलम्ब आवेश पे, यानी एक कूलम्ब आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक कूलम्ब आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए हम इसका कुछ नॉर्मली एक डिराइव करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है Q बराबर NE, तो जब एक बराबर कहा तो Q आवेश हो गया, तो Q का वैल्यू हमको पता चल गया कितना, तो 1C यानी एक कूलम, ठीक है। उसके बाद हमको N जो है, ये N जो दिख रहा है इसको स्मॉल n से भी लिखा जाता है, यही N का हमको वैल्यू पता नहीं है, ये N बराबर है वाट, ठीक। और E का वैल्यू हम लोग के पास यहाँ पे दिया 1.6 × 10⁻⁻19। तब हमको पूछ रहा है कि ये N का वैल्यू क्या होगा। तो N का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपल यहाँ से फॉर्मूला से अगर ड्राइव करें तो N बराबर अगर लिखिएगा तो N बराबर क्या हो जाएगा, N = Q, ठीक है, बाई में E। अगर हम इसमें Q का वैल्यू 1C डाल देते हैं और नीचे अगर हम E का वैल्यू डाल दें 1.6 × 10⁻⁻19, अगर ये चीज़ हम लोग डालते हैं तो बच्चों अगर आप डिवाइड किया तो स्वाभाविक है -19 अगर ऊपर जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 10 का पावर, सिंपल बात है, माइनस से बन जाएगा ये +19 और नीचे में हमारा बचा हुआ है 1.6। जब ऐसा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे 1.6 था, ठीक है, हमारा क्या था 1.6, नीचे में था, ऊपर में था डायरेक्टली 10 का पावर, सॉरी एक मिनट, ऊपर में था कितना 1 था और नीचे में था 10 का पावर -19, है ना। तो ऊपर अगर हम डिवाइड करते तो मान लीजिए 10 का पावर अगर -19 था, 10 का पावर -19, अगर इसमें हम लोग -19 ऊपर गया था तो प्लस में हो गया था, ठीक है। तो 10 का पावर हो गया कितना 19 था। अगर हम इसमें से
अलग कर ले कुछ देर के लिए, जैसे अगर इस तरह से लिख देते 1 इंटू में 10 का पावर, अब मेरा बन गया था 19, ठीक है। अगर ऐसा था, नीचे में था मेरा कितना 1.6 था। अगर हम इसमें से अगर दशमलव उड़ाएंगे तो स्वाभाविक आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, तब 10 बन जाएगा, ठीक है। अगर 10 बन गया तो इसको हम इसमें से जो है एक और इधर ले लेते थे, यानी अगर हम इधर बना लेते हैं 100, तो सोचिए एक 10 इसमें से ले लिए तो ये बन जाएगा 10 का पावर 18। क्या बन जाएगा 10 का पावर 18। नीचे में बचा हुआ है कितना 16। तो अगर आप 100 में 16 से अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका निकलेगा 6.25, ठीक है। 6.25 निकला और इंटू 10 का पावर 18 ऊपर में अवेलेबल है, इसीलिए हमारा फाइनल निकलेगा कि जो है ये जो है हमारा जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि n बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 18। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक कूलम्ब आवेश पे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, ठीक है। क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहते हैं। तो ये सिंपल याद रखना है कि n बराबर जो वैल्यू होगा हमारा, ठीक है बच्चों, n बराबर जो हमारा वैल्यू है वो हो जाएगा कितना 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 कूलम्ब, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग पहले बढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा आप यहाँ पे कि हमारा क्या हो जाएगा कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब जो है वो हमारा क्या रह गया, चार्ज रह गया। तो ये n का वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। n बराबर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन n पे रहेगा। और भी बहुत सारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन वगैरह आएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा चैप्टर ही है। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो डिफाइन किया गया सिंपल कि किसी चालक से होकर आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो कि किसी तार से होकर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, चार्ज जो है अगर किसी चालक मतलब कंडक्टर होता है, अगर किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो होती है, प्रवाह होती है, तो उसी के दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब सिंपल याद रखिए कि बट्टे में टाइम हो, दर का मतलब सीधा बट्टे में टाइम। तो यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला है I बराबर Q/T। तो Q का मतलब चार्ज और T का मतलब टाइम। तो मान लीजिए अगर एक कूलम्ब चार्ज को अगर 1 सेकेंड में हम लोग पास करवाएं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 कूलम्ब पर सेकेंड हो जाएगा, जिस चीज़ को ही कहा जाता है 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में विश्लेषण एम्पियर साहब ने किया था, इसीलिए हमारे यहाँ पे डिवाइड भी मतलब डिफिनेशन भी लिखे हैं 1 एम्पियर का, कि अगर किसी चालक से होकर के 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो, यानी उससे फ्लो करता है, तो वो कहलाएगा 1 एम्पियर। आप घर में देखते हुएगा बहुत सारा फ्यूज वगैरह होगा या बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह होगा जिस पे लिखा होगा 32 एम्पियर, मतलब 32A, 16A, 8A। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर 32 एम्पियर लिखा है, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में उससे होकर के 32 कूलम्ब चार्ज जो है वो पास करता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही। अगला बात है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या है, एक अदिश राशि। वैसे इस पे तो बहुत ज़्यादा अभी तक डिस्टर्ब है, अभी तक ये श्योर नहीं हो पाया गया है कि एक्चुअली में है क्या, लेकिन ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है एक अदिश राशि है। इसके ज़्यादा डिटेल्स आप लोग जब फिजिक्स ऑनर्स कीजिएगा, ग्रेजुएशन में जाएगा तो और भी एक यूनिट जानेंगे। तो खैर वो सब बहुत ज़्यादा ऊँची बात है। अंडर 12th आपको इसको स्केलर या वेक्टर दोनों आता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में लेकर के चला गया क्योंकि इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है। हाँ, फिर डायरेक्ट करंट रहता है उस समय होता है, तो उस सब के बारे में हम लोग ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ये सब तो हमारा है 1000 को हम लोग किलो कहते हैं, वो सब -3 रहेगा तो मिली एम्पेयर, तो ये सब तो अलग बात है। चलिए तो यहाँ तक हमारा हुआ क्या इलेक्ट्रिक के बारे में, इलेक्ट्रिक क्या है नहीं है। अब हमारा जो मेन टॉपिक आ रहा है वो है विभव, ठीक है। तो अभी आप लोग हम लोग ऊपर जो देखें उसके आगे हमारा विभव आता है। विभव क्या है, तो नॉर्मली बच्चों ध्यान रखिए कि अगर हमारा ये कुछ देर के लिए माना जाए इलेक्ट्रिकल एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एरिया में अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये हमारा क्या था इलेक्ट्रिकल एरिया था, और अगर ये हमारा क्या है इन्फिनाइट है, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को हम लोग +V से लिखते हैं, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से अगर यहाँ लाने में
जो काम किया जाएगा, स्वाभाविक है आप कोई भी सामान को एक स्थान दूसरे स्थान तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो वर्किंग करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से इस ए बिंदु तक लाने में जो हमको काम करना पड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। यानी लिख दिए गए डिफाइन में कि इकाई धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिकल एरिया में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसे उस बिंदु का विभव कहेंगे। अब आगे की बात कि विभव को नॉर्मली हम लोग भी से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिख दिया पहला लाइन कि विभव को भी से सूचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वोल्ट होता है। वोल्ट क्यों? क्योंकि इसके बारे में अलेक्जेंडर वोल्टा नामक साइंटिस्ट थे जो फिजिस्ट थे, उन्होंने उनका जन्म मतलब लगभग वो 1745 से लेकर शायद 1822 ईस्वी तक जिंदा रहे थे, उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट वोल्ट पड़ गया। लेकिन वोल्ट के अलावा भी इसका ऐसा यूनिट होगा, वो अभी हम तुरंत नीचे ड्राइव करेंगे, या फिर अभी ड्राइव आपको कर ही देते क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है एक V बराबर W/Q। ठीक है, तो अब बच्चों सोचिए कि V बराबर W/Q यानी इसको तो लिखते हैं हम लोग V से, तो ऐसे इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। लेकिन वोल्ट के अलावा भी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा, W का हम लोग मतलब वर्क मतलब कार्य का हम लोग ऐसा यूनिट जानते हैं कि ये होता है जूल। और नीचे में चार्ज, और चार्ज का भी अभी ऐसा यूनिट हमने ऊपर देखा कि चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो अगर इसको आप सही ढंग से लिखें तो ये हो सकता है जूल पर कूलम, और इस जूल पर कूलम को ही कहा गया है वोल्ट, जिसके बारे में भी बताएं कि अलेक्जेंडर वोल्टा ने इसके बारे में जिक्र किया था, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या बन गया, वोल्ट बन गया। अब तीसरी बात है कि विद्युत विभव भी क्या है, एक अदिश राशि है, और ऐसा माना गया है कि पृथ्वी पर जो है विभव जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। और विभव से रिलेटेड ही मेरा अगला टॉपिक है विभवांतर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। विभवांतर नाम से ही क्लियर है, विभवांतर क्या होगा तो आप समझ सकते हैं, सिंपल बात है, लिख दिए कि विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदुओं के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी मान लीजिए कि हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल एरिया हुआ और एक पॉइंट हमारा ये रहा A, दूसरा पॉइंट यहाँ पे रहा हमारा B, तो इस A और B के जो बीच का जो डिफरेंस है इसको ही कहा जाता है, लिख दे विद्युत क्षेत्र में किसी दो बिंदु के बीच में जो अंतर होगा इसी को हम लोग कहेंगे विभवांतर। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं विभवांतर के अलावा। तो विभवांतर के अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया है कि विभवांतर को भी हम लोग लिखते हैं भी से। भी क्यों लगाएं, क्योंकि ऊपर को भी हम लोग भी से लिखते हैं और विभवांतर को भी से लिखा जाता है। दूसरी बात, विभवांतर का ऐसा मात्रक भी वोल्ट ही होता है, और विभवांतर भी एक अदिश राशि यानी बिल्कुल ऊपर के जैसा पूरा। और ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे किस चीज़ के लिए है, तो इसके लिए कि V बराबर W/Q, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि V बराबर W/Q होता है। यानी कि सोचिए कि अगर एक कूलम्ब चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अगर 1 जूल काम करना पड़ता है, क्या बोले बच्चों, कि अगर एक कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़े, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, 1 वोल्ट, जो कि हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं 1 वोल्ट के बारे में। ये क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। देखिए यहाँ पे लिखा नहीं, सॉरी नीचे है, 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। यानी कि इसका डिफिनेशन से क्लियर है कि V बराबर होता है W/Q, जैसा अभी V बराबर हम लोग जानते हैं ना W/Q। तो सिंपल सोचिए कि वर्क का ऐसा यूनिट तभी हम बता दिए कि जूल होता है, और नीचे हो जाएगा कूलम्ब। तो सिंपल बात है कि अगर एक कूलम्ब चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़े तो उसे हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। ये हमारा नीचे डिफिनेशन दिया गया है, हम अभी आपको दिखा देते हैं। ये रहा हमारा, ठीक है, डिफिनेशन का ये रहा हमारा डिफिनेशन कि 1 वोल्ट में कि विद्युत क्षेत्र में एक कूलम्ब आवेश को, ये है विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक जो जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। आप लोग कॉपी पेन ले लिए होंगे तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इसको लिखते चले जाइएगा। तो W और जैसे मान लिया 1 जूल हो गया, Q बराबर 1 कूलम्ब हो गया, तो V बराबर 1 जूल और 1 कूलम्ब, इसीलिए इसका जो फार्मूला बन गया यहाँ पे हमारा जूल/कूलम्ब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब, इसी को 1 वोल्ट भी कहा गया है। चलिए अब हम लोग इसमें एक नया टॉपिक है जो हमारा, उसको हम लोग देख लेते थोड़ा बहुत क्या है, तो ये हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। विद्युत परिपथ, ये आपका क्वेश्चन भी है NCERT का,
जो एनसीईआरटी का पहला है उसमें क्वेश्चन आपका ये मिल जाएगा, आपको पहला क्वेश्चन यही होगा। दूसरा क्वेश्चन होगा एम्पियर को परिभाषित करने का, और तीसरा क्वेश्चन जो था जो हम लोग देखे थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो अब है हमारा विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? तो सिंपल है, विद्युत परिपथ में याद रखिए कि वह व्याख्या जिससे लगातार धारा प्रवाहित हो, यानी एक ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पे सॉरी व्याख्या लिखा गया, एक ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ध्यान से, इसको थोड़ा सा एरर है ना, हिंदी है ना इसीलिए थोड़ा सा परेशानी होती है। वैसी व्यवस्था या वह व्यवस्था जिससे लगातार धारा प्रवाहित होती रहती है, धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती रहती है, उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। और इसमें क्या सब जुड़ा रहेगा? तो हम लोग जानते हैं एक तार होगा, सेल मतलब बैटरी हो सकती है, बल्ब हो सकती है, एमीटर हो सकता है, वोल्ट मीटर इत्यादि, ये सारे सामान इसमें जुड़े हुए रह सकते हैं। आगे बात है कि अगर विद्युत परिपथ में लगे विभिन्न उपकरणों को उनके प्रतीक द्वारा, ये बहुत ही, प्रतीक मतलब होता है सिंबल, कि अगर विद्युत परिपथ में अगर उसका जो उपकरण मतलब सामान सब जो होता है उसको अगर सिंबल के द्वारा अगर हम दिखाएं तो उसे विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। ये हम आपको कल जो बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो उसमें आपको शुरू में दिखा देंगे उसका क्या क्या होता है शुरुआत में, कि मतलब सिंबल वगैरह क्या होती है, तो उसे कहा जाता है विद्युत परिपथ आरेख। अब है एमीटर। एमीटर में यहाँ पे ऐसा विद्युतीय यंत्र, ठीक है, एमीटर मतलब ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत प्रवाहित होने वाली धारा मापी जाती, अर्थात वैसा मशीन जिससे इलेक्ट्रिक करंट मापी जाती है वो कहलाता है हमारा एमीटर। और दूसरी बात है वोल्ट मीटर, तो ऐसा विद्युतीय यंत्र यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे परिपथ के किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर मापा जाता है उसे हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। दोनों मशीन ही हैं, इस दोनों में एक दो चीज़ छूट गया है जिसको हम लोग अभी लिख दे रहे हैं हम आपको यहाँ पे, कि ए मीटर जो है इसको जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, श्रेणी क्रम में, है ना। पहला वाला चीज़ क्या है कि इसको जो है ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और दूसरा अगर बात करें वोल्ट मीटर को तो इसको लिखा जाएगा पार्श्व क्रम में। ठीक है, इसको जोड़ा जाता है पार्श्व क्रम में। ये हमारा दोनों अलग अलग है कि पार्श्व को हिंदी में पैरेलल, इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है और ए मीटर को सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वैसे आपको बता दें कि सीरीज का मतलब सीधा आप लोग समझिए कि एक ही तार में जुड़ा रहना, यानी कि सिर्फ जो हमारा लाइव वायर होता है, जिंदा तार होता है, सिर्फ उसमें जोड़ना रह गया तो वो हो गया हमारा सीरीज में। अगर दोनों में, जैसे हम लोग घर में बल्ब यूज करते हैं तो दोनों में जोड़ा जाता है, अगर दोनों में जोड़ना पड़ा तो वो हो जाएगा हमारा पार्श्व क्रम। तो बच्चों आज हम लोग इतना पे रखते हैं, कल हम लोग इसके आगे, कल का मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे इसके बारे में देखेंगे। हम थोड़ा फास्ट बोलते हैं, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा फास्ट में तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर सकते हैं, और नहीं अगर अभी इस वीडियो में समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छा। सो चलिए, तो बाय। आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन में अपने आप को सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, अगर कोई भी चैप्टर आपको प्रॉब्लम होता है तो हम पूरी तरह से बताया जाएगा। साथ साथ आपको ध्यान रहे कि क्लास 10th का स्पेशलिस्ट हम यहाँ पे तैयारी करवाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए हम अलग से बोर्ड पे भी आएंगे, तो बोर्ड की तैयारी मतलब बोर्ड कहने का मतलब कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी, उस पर आपका सोल्यूशन वगैरह देंगे, तो चैप्टर वाइज वहाँ भी पढ़ाया जाएगा। इसका भी नंबरिकल टाइप क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग वाइट बोर्ड पर देखेंगे, यहाँ असाइनमेंट में पॉसिबल नहीं है। तो चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक ध्यान रखें, हमारे वीडियो को आगे लिखा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए गुड बाय।